बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू रेडियो स्कूल। बेटा मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर मोहम्मद जाफ़र और आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो 9th फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 4 के लास्ट 5 न्यूमेरिकल्स हैं। बेटा 4.6 और 4.7 मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, इनको रीड आउट करते हैं और उसके बाद इनको सॉल्व करते हैं। बेटा ये स्टेटमेंट देखिए कि द स्टीयरिंग ऑफ अ कार हैज़ अ रेडियस ऑफ 16 सेंटीमीटर। बेटा गाड़ी के स्टीयरिंग का रेडियस 16 सेंटीमीटर है। आपको पता है कि हमारा ऐसा यूनिट मीटर होता है, तो मैं इस 16 सेंटीमीटर के रेडियस को किस में चेंज करूंगा? मीटर में चेंज करूंगा। फाइंड बेटा मुझे क्या करना है? टॉर्क फाइंड करना है जो कि कपल ने पैदा की है और उस कपल की फोर्स कितनी थी बेटा? 50 न्यूटन थी। तो बेटा गिवन डाटा के अंदर मेरे पास क्या आ रहा है? गिवन डाटा में मेरे पास आ रहा है रेडियस है बेटा कितना? 16 सेंटीमीटर। हम इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये रेडियस मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा? 0.16 मीटर। सिमिलरली बेटा मेरे पास फोर्स जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है? 50 न्यूटन दी हुई है। तो बेटा मेरी रिक्वायरमेंट फिर क्या है? बेटा रिक्वायरमेंट जो है ना मेरी है कि मैंने टॉर्क ऑफ अ कपल जो है ना वो फाइंड करना है। आप लिख सकते हैं कि टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय कपल, ये हमें फाइंड करना है। बेटा ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, सिंपली आपको टॉर्क का फार्मूला लिखना है और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इसको 2 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? बेटा तो उसको याद रखने के लिए, समझने के लिए आप ऐसे भी समझ सकते हो कि कपल का मतलब भी 2 होता है, तो इसलिए टॉर्क के फार्मूला को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो कपल बन जाता है। वैसे अगर आप लोग देखें, हम आम जिंदगी में देखते हैं कि जब कोई बंदा गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है तो स्टीयरिंग उसके दोनों हाथों में होता है, तो स्टीयरिंग के ऊपर फोर्स जो है ना वो दोनों हाथों से लग रही होती है। तो यहाँ से भी आप, और स्टीयरिंग क्या करता है? रोटेट करता है, यानी उसमें टॉर्क पैदा होता है। वो टॉर्क क्यों पैदा हुआ? क्योंकि उसके 2 मुख्तलिफ एंड्स पे 2 फोर्सेज ने एक्ट किया जिनकी डायरेक्शन क्या थी? अपोजिट थी। एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रही होती है और एक नीचे की तरफ, और उसके नतीजे में कपल पैदा होता है और वो कपल जो है वो टॉर्क पैदा करता है और उस टॉर्क की वजह से वो स्टीयरिंग क्या करता है? रोटेट करता है। तो यहाँ से भी याद रख सकते हैं कि अगर आप टॉर्क को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कपल का फार्मूला बन जाता है। तो बेटा देखिए, वी नो टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय कपल। बेटा ये क्या होगा? ये आपके पास है टॉर्क का फार्मूला और आप सिंपली इसको क्या कर दो? 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब वैल्यूज पुट करो बेटा। 2 आया, आर की वैल्यू मैंने निकाली थी 0.16 मीटर थी और फोर्स हमारे पास क्या थी बेटा? 50 न्यूटन। बेटे अगर हम लोग इनको मल्टीप्लाई करें तो जो हमारे पास आंसर आता है वो आता है 16 न्यूटन और मीटर, और यही आपके पास ठीक आंसर भी है टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय कपल का। इसके बाद बेटा आपके पास 4.7 आ जाता है। वो ये कि आप पिक्चर फ्रेम इज हैंगिंग बाय 2 वर्टिकल स्ट्रिंग्स, द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स आर 3.8 न्यूटन एंड 4.4 न्यूटन, फाइंड द वेट ऑफ अ पिक्चर। बेटा ये एक्चुअल में इस किस्म का है कि मतलब ऐसे कोई फ्रेम है, इसके साथ ऐसे 2 स्ट्रिंग्स हैं और इसके साथ ना 2 पिक्चर इस तरह से हैंग कर रही हैं। उन्होंने हमें इनका वेट बता दिया कि एक का वेट कितना है? 3.8 न्यूटन है और दूसरे का कितना है? 4.4 न्यूटन। तो हमें ये बताना है कि इसका जो है ना वेट कितना है। फाइंड द वेट ऑफ द पिक्चर फ्रेम। इनमें टेंशन हमें दे दी है रस्सियों के अंदर, मैंने वो यहाँ पे लिखी है मेंशन करने के लिए, क्योंकि टेंशन ही वेट के इक्वल भी होती है। तो ये दोनों चीज़ें हमें दे दी और हमें इसका क्या फाइंड करना है? वेट फाइंड करना है। बेटा अगर मैं इसकी गिवन डाटा में लिखूँ तो मेरे पास आएगा टेंशन 1 कौन सी दी है? पहली टेंशन कितनी दी हुई है? 3.8 न्यूटन, और दूसरी टेंशन क्या दी हुई है? वो दी हुई है 4.4 न्यूटन। और रिक्वायरमेंट हमारी क्या है बेटा? रिक्वायरमेंट हमारी है कि हमें वेट फाइंड करना है। ठीक है बेटा, अगर मैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करूं, ये मैं लिख देता हूँ बेटा, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो बेटा सम ऑफ फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0।
ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है बेटा। अब मेरे पास फोर्सेज हैं कितनी, देखें वेट मैंने फाइंड करना है -T1 -T2 मस्ट बी इक्वल टू 0। ये T1 और T2 इधर माइनस हो रहे हैं, उधर जाके क्या होंगे, प्लस होंगे बेटा। तो W वुड बी इक्वल टू T1 प्लस T2। बेटा इसके अंदर यहाँ पर W इज इक्वल टू T1 प्लस T2। इसमें आप वैल्यूज पुट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। T1 बेटा क्या है 3.8 न्यूटन प्लस T2 क्या है बेटा 4.4 न्यूटन। अगर आप इनको ऐड करो तो आपके पास आंसर आ जाता है 8.2 न्यूटन। याद रखें ये जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया, ये मैंने टेंशन मेंशन किया जो कि इस रस्सी के अंदर है। इस तरह से ये भी टेंशन मेंशन किया जो किसके अंदर है, इस रस्सी के अंदर है। तो बेटा ये आपके पास हो जाते हैं 4.6 यहाँ पे हो गया और 4.7 यहाँ पे हो गया। अब हम लोग मूव करेंगे अपने नेक्स्ट दो न्यूमेरिकल्स पे जो कि 4.8 है और 4.9। बेटा ये 4.8 की स्टेटमेंट मैंने लिख दी है। 2 ब्लॉक्स ऑफ मैसेज 5 kg एंड 3 kg, 2 ब्लॉक्स हैं, एक 5 kg का और एक 3 kg का, आर सस्पेंडेड, उनको लटकाया गया है 2 रस्सियों की मदद से। पहली स्ट्रिंग ये रही रस्सी, दूसरी स्ट्रिंग ये रही, एज शोन जैसे डायग्राम में दिखाया है। फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, तो आप इस रस्सी की टेंशन भी फाइंड करें और इस रस्सी की टेंशन भी क्या करें, फाइंड करें। तो बेटा गिवन में ना आपके पास गिवन डाटा में आपके पास सिर्फ M1 दिया हुआ है जो कि कितना है 5 kg और M2 दिया हुआ है जो कि कितना है 3 kg। तो बेटा रिक्वायरमेंट आपके पास क्या है, रिक्वायर क्या है, आपको टेंशन फाइंड करनी है दोनों रस्सियों में, यानी आपको ऊपर वाली में T1 फाइंड करना है और दूसरे वाली रस्सी में क्या फाइंड करना है, T2। बेटा अगर आप लोग गौर करो तो आप देख सकते हो कि इस रस्सी ने इस 5 kg को उठाया हुआ है और फिर 5 kg के साथ दूसरी रस्सी अटैच है। इसका मतलब है इस स्ट्रिंग ने 5 kg को भी उठाया हुआ है और 3 kg को भी उठाया हुआ है। दोबारा सुने, इस रस्सी के साथ ये वाली चीज़ अटैच है और फिर इसके साथ क्या अटैच है, दूसरे वाली स्ट्रिंग। तो बेसिकली इन दोनों को, इसको और इसको, इस रस्सी ने सपोर्ट दी हुई है। जबकि अगर आप नीचे देखो तो इस रस्सी ने सिर्फ एक ही मैस को सपोर्ट दी है और वो कौन सा है 3 kg। तो जब हम इसकी बात करेंगे तो मैं इन दोनों को कंसीडर करूंगा और जब मैं T2 की बात करूंगा तो मैं सिर्फ एक ही स्ट्रिंग को, एक ही मैस को कंसीडर करूंगा। तो बेटा हम यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे और वहाँ से इंशाल्लाह हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। तो ये मैंने 2 पोर्शन कर लिए इसके, तो देखिएगा, अप्लाइंग फर्स्ट कंडीशन किसकी, ऑफ इक्विलिब्रियम। तो टेंशन बेटा फाइंड करनी है, हमें पता है सम ऑफ फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0। अब बेटा देखिएगा टेंशन मुझे फाइंड करनी है, यानी T1 माइनस W1 माइनस W2 इक्वल्स टू 0। ये दोनों बेटा यहाँ पे माइनस के हैं, उधर जाके क्या हो जाएंगे प्लस के। तो देखिएगा T1 इक्वल्स टू W1 प्लस W2। अब बेटा हमारे पास तो मैसेज हैं M1 और M2, W1 और W2 तो नहीं है, तो फिर हम लोग W का फार्मूला पुट करते हैं बेटा। टेंशन T1 बेटा वो होगा M1G प्लस M2G। बेटा वैल्यूज पुट कर दो। M1 कितने हैं आपके पास बेटा 5, G कितना है बेटा 10, M2 कितना है बेटा 3 और G कितना है बेटा 10। तो ये बेटा आएगा 50, ये कितना आएगा 30। तो टेंशन आपके पास आ जाएगी 80 न्यूटन। ये एक चीज़ हो गई बेटा। अब मैं यहाँ पे इसका दूसरे वाला सॉल्व करने वाला हूँ, जो यहाँ पे मैं लिख दूंगा फाइंडिंग T2। फाइंडिंग T2 अगर आप गौर करें तो इसके अंदर होगी टेंशन T2 इसमें, और इसमें क्या थी T1। इस वाली स्ट्रिंग ने इसको भी सपोर्ट दी हुई थी और इसको भी, जबकि इस वाले स्ट्रिंग ने जस्ट एक ही मैस को जो है ना वो क्या दी हुई है, सपोर्ट दी हुई है। तो मैं अप्लाई करता हूँ फिर दोबारा, अप्लाई फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, और वो होगा क्या, सम ऑफ ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या है, 2 फोर्सेज हैं, T2 आपको फाइंड करना है, माइनस कर दो, W2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का बेटा। W2 की तो वैल्यू नहीं है तो फार्मूला पुट करो, M2G वैल्यूज पुट करो बेटा। M2 कितना है 3, G कितना है बेटा 10,
जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 10 3 हज़ार क्या हो जाएगा 30। चूँकि टेंशन भी फोर्स ही है तो इसलिए यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन। तो बेटा ये आपके पास जो है 4.8 जो है वो मुकम्मल सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद बेटा हम लोग मूव करेंगे 4.9 के ऊपर। इसमें हमें क्या कहा गया है, अ नट हैज़ बीन टाइटेंड बाय अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन यूजिंग अ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर। हमने 10 सेंटीमीटर लंबा स्पैनर इस्तेमाल किया, 200 न्यूटन की फोर्स लगाई और एक नट को टाइट कर दिया। फिर आगे क्वेश्चन क्या है कि अगर हम लोग कितनी लेंथ हमें चाहिए होगी कि हम लोग उसको लूज़ करें, उसी सेम स्पैनर को सेम नट को कितनी फोर्स लगा के 1 न्यूटन की फोर्स 150 न्यूटन की फोर्स लगा के। बेटा दोबारा सुने, एक नट को हमने टाइट किया है 200 न्यूटन की फोर्स लगा के, जबकि स्पैनर हमने कितना यूज़ किया है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। उसी नट को जो अगर हमने लूज़ करना हो और हम फोर्स लगा रहे हो 1 न्यूटन, हम 150 न्यूटन की फोर्स, तो फिर हमें लेंथ कितनी चाहिए होगी। देखिए फोर्स कम हो गई है, टाइट करने के लिए हमने कितना फोर्स लगाई है 200 न्यूटन, तो लूज़ करने के लिए हम कितनी लगा रहे हैं 150 न्यूटन। तो फोर्स हमने कम किया है, इसका मतलब ये है कि स्पैनर की लेंथ हमें क्या करनी पड़ जाएगी, ज़्यादा करनी पड़ जाएगी। बेटा गिवन डाटा हमारे पास देखिए क्या है, जिस तरह से ये न्यूमेरिकल जो है वो लिखा हुआ है उसी हिसाब से हम इसका गिवन डाटा लिखेंगे भी। अ नट हैज़ बीन टाइटेंड बाय अ फोर्स ऑफ, तो ये फोर्स आगे बेटा कितनी है 200 न्यूटन, यूजिंग ए स्पैनर 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो ये लेंथ आ गई बेटा कितनी 10 सेंटीमीटर। अब बेटा आमतौर पे हम लोग जो है ना लेंथ को मीटर में चेंज करते हैं, लेकिन इसका आंसर सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है, तो इसलिए अगर आप इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि अगर कोई बच्चा इसको चेंज कर दे तो कोई मसला नहीं है, जब अगर आप इसको चेंज कर भी देंगे तो आपका आंसर मीटर में आ जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। लेकिन चूंकि मुझे पता है कि आंसर इसका सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है, तो इसलिए मैं इसको सेंटीमीटर में ही आंसर निकाल रहा हूँ। अगर आप मीटर में कन्वर्ट करने के बाद निकालेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा बेटा, वट लेंथ ऑफ स्पैनर इज रिक्वायर्ड, तो उन्होंने दूसरी लेंथ हमसे पूछ ली है, मैं इसको L1 बोल देता हूँ, और जो फाइंड करनी है वो क्या हो जाएगी L2, और फोर्स दोबारा दे दी है तो पहले वाली फोर्स को मैं F1 का नाम दे देता हूँ, और दूसरे वाली फोर्स हमारे पास क्या हो जाएगी बेटा, वो हो जाएगी 150 न्यूटन। अब ये हमारे पास रिक्वायरमेंट है, जो गिवन डाटा में हमारे पास F1, L1 और F2 आ जाएगा, जबकि रिक्वायरमेंट जो है हमारे पास ये जो चीज़ है ये रिक्वायरमेंट में आ जाएगी। चूँकि मैं न्यूमेरिकल पढ़ रहा था तो इसलिए फिर मैंने उसी के अंदर इसको लिख दिया है। ठीक है बेटा, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स अगर हम लोग यूज़ करें, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, ये वहीं से निकला है, फर्स्ट कंडीशन से निकला है, F1 इंटू L1 इक्वल्स टू होता है F2 इंटू L2। हमें फाइंड क्या करना है L2, तो वो क्या होगा बेटा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या होगा डिवाइड होगा, F1 मल्टीप्लाई बाय L1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा F2। अब इसके अंदर बेटा हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। F1 की वैल्यू क्या है बेटा 200 न्यूटन, लेंथ हमें कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर, F2 कितना दिया हुआ है 150 न्यूटन। तो अगर हम लोग मल्टीप्लाई करने के बाद इनको डिवाइड करें तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो आ जाएगा, और इसका जो आंसर सेंटीमीटर में आएगा वो आएगा 13.33 सेंटीमीटर। बेटा ये देख लें, ये 13 जो है ये 10 से क्या है ज़्यादा, और हम भी यही कह रहे थे चूँकि आपने फोर्स कम की है तो आपको लेंथ क्या यूज़ करनी पड़ेगी ज़्यादा। मैं आखिरी बात फिर बता दूं, अगर आमतौर पे हम लोग सेंटीमीटर को फिर किस में चेंज करते हैं, मीटर में चेंज करते हैं। अगर आप यहाँ पे मीटर में चेंज कर लें तब भी आंसर जो है ना 0.133 आएगा, और वो ठीक आंसर होगा, उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो बेटा ये आपके दो न्यूमेरिकल्स थे 4.8 और 4.9। आज की वीडियो का बेटा लास्ट न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 4.10, और मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर मोहम्मद जाफ़र। बेटा ये जो न्यूमेरिकल है ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि इसमें डायग्राम इन्वॉल्व हो जाती है। बेटा जब इसमें डायग्राम इन्वॉल्व होती है ना तो बच्चों को अक्सर या तो वो डायग्राम समझ में नहीं आ रही होती, और ना ही उनको इसमें से गिवन डाटा और रिक्वायरमेंट लिखनी आ रही होती। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपने इस स्टेटमेंट को पढ़ के डायग्राम बनानी है, और फिर उस डायग्राम की मदद से आपने यहाँ पे क्या लिखना है, गिवन डाटा लिखना है। बेटा कैसे, देखिए, अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg is suspended at a distance of 20 centimeter from the center of a uniform bar 1 meter long। एक, अब मैं इसको उल्टा पढ़ रहा हूँ, 1 मीटर लॉन्ग एक बार है, जैसे ये मैंने बना दी, ये बार है यहाँ, और ये उसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर।
इसके सेंटर से 20 सेंटीमीटर दूर, 20 सेंटीमीटर को मैंने मीटर में यहाँ पे चेंज करके लिखा है 0.2 मीटर, 0.2 मीटर। सेंटर से 0.2 मीटर यानी 20 सेंटीमीटर दूर एक 10 kg का मैस पॉइंट ए पे इसके साथ लटकाया गया है। और जाहिर है वो किधर को एक्ट करेगा, वो नीचे को एक्ट करेगा। जब वो नीचे को एक्ट करेगा तो इसका मतलब है उसका वेट भी किधर को लग रहा है, नीचे को। मैस इनटू ग्रेविटी, वो वेट हो जाएगा और वो उस फोर्स लगेगी बार के ऊपर, और उस फोर्स की वजह से यानी F1 की वजह से ये बार नीचे को मूव करेगी। तो करना क्या है, व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड, कितनी फोर्स चाहिए है टू बैलेंस इट, ताकि हम इसको बैलेंस कर सके। कहाँ पे, एट इट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये जगह। बाय अप्लाइंग द फोर्स, अब फोर्स अप्लाई करके कहाँ पे, अदर एंड पे, और इसीलिए मैंने अदर एंड वाली फोर्स को F2 का नाम दिया है। दोबारा देखें, ये मैस, ये इस बार को नीचे की तरफ मूव करवाएगा। मैस जब मल्टीप्लाई होगा G से तो ये फोर्स बन जाएगी, और वो फोर्स इस बार को नीचे को मूव करवाएगी। तो हमें दूसरे एंड पे कितनी फोर्स लगानी है कि ये जो ये जो बार है 1 मीटर का, ये यहाँ पे बैलेंस हो जाए, या ना ये नीचे को मूव करे ना ऊपर को, तो ऑब्वियसली मूव ही नहीं करेगा। इस मैस की वजह से ये नीचे को मूव करेगा, तो F1 की वजह से ये नीचे को मूव करेगा। हम इस एंड पे यहाँ कहीं पे नहीं, इस एंड पे कितनी फोर्स लगाएं कि ये जो है ये बैलेंस हो जाए और मूव ना करे। अब इस डायग्राम की मदद से बेटा मैं डेटा लिख रहा हूँ यहाँ पे, गिवन डेटा बेटा। देखिए बेटा, AC, पहले तो मैस लिख लें, कितना दिया हुआ है आपको, 10 kg। AC बेटा वो आपके पास है 20 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको 100 पे डिवाइड कर दूं, ये मीटर वो बन के आपके पास आ जाएगा 0.2 मीटर। ठीक है बेटा, इसके बाद आपके पास CD कितना दिया हुआ है बेटा, CD वो है 0.5 मीटर। ठीक है बेटा जी, तो रिक्वायरमेंट आपकी क्या है, वह बेटा अदर एंड पे, दूसरे एंड पे कितनी फोर्स लगेगी। तो बेटा मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स एंड आई नो F1 इंटू L1 इक्वल्स टू होता है F2 मल्टीप्लाई बाई L2। बेटा F1 तो है ही नहीं है आपके पास, और F2 आपको फाइंड करना है, तो इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, W1। L1 आपके पास क्या है, जहाँ पर आपने वो 10 kg का मैस बांधा है और वो आपने A पे बांधा है, इसका फासला सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कितना है, AC। तो इस लेंथ की जगह पे क्या आ जाएगा, AC। बेटे F2 आपको क्या करना है, फाइंड, और F2 का फासला सेंटर से कितना है, F2 का फासला सेंटर से कितना है बेटा, CD। बेटा आपके पास तो वेट भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, mg मल्टीप्लाई बाय AC हो जाएगा, और F2 मल्टीप्लाई बाय CD। अब हमें फाइंड क्या करना है, F2, तो ये CD इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब बेटा वैल्यूज पुट कर दो, m कितना है बेटा आपके पास, 10, G भी कितना है बेटा, 10, AC बेटा आपके पास कितना है, 0.2, और CD कितना है बेटा, 0.5। जब बेटा आप इसको सॉल्व करते हो तो जो आपके पास आंसर आता है बेटा, वो आता है 40 न्यूटन। ये बेटा आपके पास जो है ये 4.10 सॉल्व हो जाता है, आसान सा है, बस आपको ये डायग्राम समझनी है तो ये आराम से हो जाएगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, क्योंकि इस चैप्टर में एग्जाम्पल्स के अलावा इस एक्सरसाइज के अंदर एक ही न्यूमेरिकल ऐसा है जो कि डायग्राम की मदद से सॉल्व होने वाला है। बेटा अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है, हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है, तो इसको आप शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें और मेहनत करते रहें, क्योंकि मेहनत ही में कामयाबी है। थैंक यू बेटा।